Good morning, students. Today we discuss about the first chapter of biology in class 9th, the fundamental unit of life, that is cell. सेल से रिलेवेंट सबसे फर्स्ट स्टार्ट हमें करना है कि सेल एक्चुअल में है क्या. तो फंडामेंटल यूनिट अगर हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ का जो फंडामेंटल यूनिट है उस फंडामेंटल यूनिट को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं. तो जितना भी कॉन्सेप्ट हमने इससे प्रीवियस में भी पढ़ा होगा, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है कि एक्चुअल में सेल के बारे में, सेल कैसे बन रहे हैं, मतलब एक्चुअल में सेल का फॉर्मेशन किस तरीके से बॉडी को बिल्ड करते हैं. बॉडी को बिल्ड करने के लिए सबसे फर्स्ट एक एक सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक बनाएंगे और पूरे बॉडी का फॉर्मेशन इन्हीं के थ्रू होना है. तो जो नेम सजेस्ट कर रहा है उस नेम के बेसिस पर ही हम समझते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है उन सभी का जो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट है वह क्या होगा, सेल होगा. तो सबसे फर्स्ट एक सेल का हम डायग्राम देख सकते हैं. यहाँ पर चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से बाउंड है. अंदर की तरफ हमें अलग टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस. इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है और डिफरेंट मीन्स बाहर की तरफ जो सबसे बाहर की तरफ आउटर कवरिंग है वह सेल मेम्ब्रेन है. यानी जितने भी सेल प्रेजेंट होंगे यह एक हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसी टाइप के मिलियंस बिलियंस और इसके अलावा ट्रिलियंस मीन्स जनरली हम अगर एक ह्यूमन बॉडी की बात अगर करते हैं तो पूरे ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वह मोर देन ट्रिलियंस ऑफ सेल से फॉर्म्ड हुआ है. यानी इस टाइप के ट्रिलियंस ऑफ सेल हमारे बॉडी को बनाते हैं. और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हमने इससे प्रीवियस में जनरली डिस्कस किया था कि सेल के नंबर के बेसिस पर दो अलग अलग टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे अर्थ पे. सबसे फर्स्ट टाइप जो होगा वह यूनिसेल्यूलर होगा. इसके अलावा दूसरा जो टाइप होगा वह मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. यानी यूनिसेल्यूलर अगर हम कह रहे हैं तो बॉडी का जो एग्जिस्टिंग है या मीन्स स्टार्ट होना है वह एक सेल से स्टार्ट हो रहा है और एक सेल पे ही एंड कर रहा है. इस टाइप के जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उन सभी को हम क्या टर्म देंगे, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. यानी इस टाइप का जो हम सेल देख रहे हैं इसी सेल पर उनका स्टार्ट हो रहा है और इसी सेल से ही वो खत्म हो जाएंगे. इसके अलावा इसी टाइप के जो सेल हैं ये बहुत सारे कंबाइन होकर एक मल्टीसेल्यूलर यूनिट बनाते हैं. यानी बहुत सारे सेल एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मतलब बंच ऑफ सेल, यानी बहुत सारे सेल का एक बंच हो जाएगा. तब उस कंडीशन में उसको हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हम इंडिकेट कर सकते हैं. मतलब ये ऑर्गेनिज्म का दो अलग अलग टाइप्स हो जाएगा. किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सेल. यानी नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर ये दो अलग अलग कैटेगराइजेशन है. तो सबसे फर्स्ट हमने सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. इसके अलावा अब सेल को डिफाइन अगर हम करना चाहें कि सेल एक्चुअल में उसके डिफिनीशन को अगर हम देखते हैं तो डिफिनीशन में क्या बताया गया कि इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और मतलब सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगा. स्ट्रक्चर में भी सबसे छोटा है, इसके अलावा इसका फंक्शन जो हो रहा है वो फंक्शन में भी सबसे स्मॉलर जो यूनिट है वह क्या है, सेल है. इस वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ द fundamental structural and functional unit of life. this is the cell. मीन्स जनरली एक सेल को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो दो वर्ड्स आप याद रखेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी. किसी भी लिविंग बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है. देन जो नेक्स्ट है, अब बिल्डिंग ब्लॉक्स हम देख रहे हैं कि इससे प्रीवियस में जैसे हमने बताया था कि जो ब्रिक्स है, एक एक ब्रिक्स को हम जहाँ अटैच करते जाते हैं, एक वॉल अगर हमें बनाना है, एक दीवार बनाना है, तो उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होगा, एक ब्रिक होगा. एक ईंट से फिर दूसरा, तीसरा, इस तरीके से हंड्रेड्स ऑफ हमने ब्रिक्स अगर जोड़ दिए तो वहाँ पर एक हमें वॉल दिखाई देता है. यानी एक दीवार हमें तैयार मिल जाएगी जब हमने हंड्रेड्स ऑफ ब्रिक्स हमने लगाया है. उसी तरीके से एक बॉडी का भी ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, एक बॉडी का भी ऑर्गेनाइजेशन होगा. एक बॉडी की भी संरचना इसी तरीके से बनी है कि सबसे पहले एक सिंगल सेल होता है और उस सिंगल सेल के लगातार कंबाइन होने पर, यानी एक सिंगल सेल है उसके बाद उसमें और भी बहुत सारे सेल लगातार बनते जाएंगे और बनने के बाद जैसे एक वॉल हमें दिखाई दे रहा है उसी तरीके से सेल का जो लगातार एक कॉम्बिनेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा उसी तरीके से क्या बनेगा, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद एक बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है. एक पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर कब फॉर्म्ड होगा, जब मिलियंस ऑफ सेल एक दूसरे से बाइंड अप होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे. तो इस तरीके से बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है. जनरली एक हम ओनियन पिल्स देख रहे हैं कि ओनियन पिल्स पर हम ऑब्जर्व करेंगे तो सेम स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा कि ये जो हमारे पास एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर यहाँ इंडिकेट किया गया है. ये बहुत सारे सेल हैं, यहाँ बीच में न्यूक्लियस इंडिकेटेड है और बाहर की तरफ से ये आउटर वॉल है, यानी सेल वॉल, बीच में न्यूक्लियस. इसी तरीके से 1 सेल है, 2, 3, 4, 5. ये छोटा सा अगर हमने ओनियन पिल्स लिया है
ओनियन से हम एपिडर्मिस लेयर लेकर उसको अगर हम माइक्रोस्कोप पर ऑब्जर्व करते हैं तो सेम हमें स्ट्रक्चर इस टाइप का हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जितने भी सेल हैं ये लिविंग हमें ऑब्जर्व होते हैं। लिविंग सेल ये कहाँ ऑब्जर्व होंगे? माइक्रोस्कोप में हम आसानी से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जनरल एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है जहाँ पर कि बहुत सारे सेल एक दूसरे से कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? पूरे प्लांट सेल का एक सरफेस तैयार करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि दूसरे तरीके से एक और डिफिनीशन यहाँ पर ऐड किया गया है। सेल is called structural unit because body of all organism is made up of cell. It is a functional unit of life because all the function of body, physiological, biochemical, genetic and other functions are carried out by cells. अब जनरली इस डिफिनीशन में जो दिया गया है उसमें मेन जो कीवर्ड्स हैं उनको इंडिकेट कर दे रहा हूँ। उन्हीं कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि किस तरीके से सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट ये जो देख रहे हैं इसमें, एक मिनट बस वेट कीजिए। यहाँ पे जो सेल का डिफिनीशन हम देख रहे हैं, इस सेल के डिफिनीशन में सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चरल यूनिट दिया गया है। स्ट्रक्चरल यूनिट, इसके अलावा फंक्शनल यूनिट, दो अलग अलग चीज़ें हम इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चरल यूनिट, तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट होगा। अब इस स्ट्रक्चरल यूनिट में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिज्म का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव अर्थ पे प्रेजेंट है वह बने किससे हैं? सेल से। इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट कह रहे हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट कहने का ये मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे होंगे वह सभी बने किससे हैं? सेल से बने हैं। इसकी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट। अब फंक्शनल यूनिट दूसरा हमने वर्ड यूज़ किया कि सेल के लिए हमने दो वर्ड यूज़ किया था, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग। तो स्ट्रक्चरल यूनिट इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे हैं वह सभी किससे बने हैं? सेल से बने हैं। और दूसरी जो बात कही जा रही है कि इट इज़ ऑल्सो भी अ फंक्शनल यूनिट। क्यों फंक्शनल यूनिट कह रहे हैं? कि लाइफ की जितनी भी बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइफ में चलने वाले जितने भी फंक्शन होते हैं, ये फंक्शन फिजियोलॉजिकल हो, बायोकेमिकल हो या जेनेटिक फंक्शन हो, ये सभी फंक्शन किसके थ्रू कैरी आउट किए जा रहे हैं? किसके थ्रू किए जा रहे हैं? एक सेल के थ्रू ही किए जा रहे हैं। यानी सेल में बायोकेमिकल, यानी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस भी चल रहे हैं, अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन, जिससे कि एनर्जी बनता है। हमारी बॉडी भी एनर्जी जब हमें मिलेगा तभी हमारी बॉडी भी फंक्शन कर पाएगी। तो वो एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होता है? दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन आवर सेल। यानी यह एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होता है? ऑल द एनर्जी बाई विच वी परफॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर फॉर्म्ड इनसाइड द सेल। यानी एक सेल के अंदर जो भी हमारे अंदर एनर्जी प्रेजेंट है या जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं, वह एनर्जी कहाँ बन रहा है? ऑल दीज एनर्जी इज फॉर्म्ड इनसाइड द सेल, सो दैट वी कॉल्ड एज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। मीन्स बायोकेमिकल रिएक्शन ऑल्सो अकर्स इनसाइड द सेल। यानी बायोकेमिकल रिएक्शन कहाँ हो रहा है? एक सेल के अंदर। यानी लगातार बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हो पा रहा है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जेनेटिक फंक्शन का मतलब उसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो करेक्टर होगा वह उसके दूसरे ऑफस्प्रिंग में, यानी जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, यानी जब हम करेक्टर्स जब हम पढ़ते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में, तो रिप्रोडक्शन इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द लिविंग बॉडी। किसी भी लिविंग बॉडी की जो फीचर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है वह क्या है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही ऑफस्प्रिंग भी होंगे, जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही क्या मिलेंगे? हमें ऑफस्प्रिंग भी मिलेंगे। यानी नेक्स्ट जनरेशन, न्यू जनरेशन जो होगा वह किससे सिमिलर होगा? अपने पेरेंट्स से। तो वो पेरेंट्स से सिमिलैरिटीज़ किस बेसिस पे है? जेनेटिक बेसिस पे। जेनेटिक यानी जेनेटिक वह किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? डीएनए को। यानी जो डीएनए प्रेजेंट है, दिस डीएनए ट्रांसफर्स इनटू द ऑफस्प्रिंग। मीन्स दिस डीएनए, दिस जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर्स इनटू द ऑफस्प्रिंग। यानी ऑफस्प्रिंग में वो डीएनए ट्रांसफर होता है। यानी फंक्शन के बेसिस पर भी सभी में जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे हैं सभी के सेल के अंदर ये जेनेटिक फंक्शन भी होता है। इसके अलावा जेनेटिक फंक्शन हो, बायोकेमिकल फंक्शन हो, दीज फंक्शन इंक्लूडेड इनटू फंक्शनल यूनिट, वेयर एज स्ट्रक्चरल यूनिट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ का जो बेसिक फॉर्म है वह क्या है? उसका स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर हो या फंक्शन के बेसिस, दोनों बेस पे हमने इसको डिफाइन कर लिया कि सेल एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। यानी और सभी सेल में जितने भी सेल हैं, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, उन सभी की बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से ही बनी हुई है।
अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि डिस्कवरी से रिलेवेंट, इसकी डिस्कवरी एक्चुअल में जो डिस्कवरी की गई थी वह किसके थ्रू की गई है? रॉबर्ट हुक इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल, यानी सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया है? रॉबर्ट हुक, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किया। रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवरी एक्चुअल में इंसिडेंटल थी, जो वो जनरली जो वाइन की बॉटल उनके घर में थी, उस वाइन की बॉटल के ऊपर पहले, आज तो जनरली कैप आता है, कैप हम जो बॉटल के ऊपर लगा हुआ है स्टील का कैप आता है, कैप हम ओपन करेंगे और फिर अंदर जो भी चीज़ें होंगी उसको बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। बट पहले के टाइम में जितनी भी बॉटल्स होती थी उन बॉटल्स के ऊपर क्या होता था? लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लगा होता था, लकड़ी का छोटा टुकड़ा, उससे हम क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। तो जो उनके पास बॉटल थी उस बॉटल के ऊपर भी क्या था? कॉर्क लगा हुआ था। उस कॉर्क को उन्होंने निकाला। जो कॉर्क वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वह क्या है? अ पीस ऑफ वुड, अ पीस ऑफ वुड विच इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द बॉटल, यानी बॉटल पे जो एयर टाइट करने के लिए या कैप की तरह जो यूज़ किया जाता था पहले के समय में, वह क्या यूज़ किया जाता था? कॉर्क यूज़ किया जाता था, CORK। तो ये जो कॉर्क है वह कॉर्क एक्चुअल में होता क्या था? लकड़ी का ही पीस है। तो उन्होंने क्या किया? सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप उनके पास पहले से प्रेजेंट था, रॉबर्ट हुक के पास। उस कॉर्क को लिया उन्होंने, कॉर्क से पतला सा स्लाइस लिया, पतला सा टुकड़ा उसका कट किया। कट करने के बाद उसको अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप पर उसे ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया उसे, तो ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें क्या दिखाई दिया? चारों तरफ से बाउंड्री दिखाई दी और बाउंड्री के अंदर खाली स्थान दिखाई दिया। तब उन्होंने उसे क्या उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया सेल्यूला। सेल्यूला वर्ड इट मीन्स, एक्चुअल में सेल्यूला लैटिन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है जिसका मतलब है अ लिटिल कंपार्टमेंट, अ लिटिल कंपार्टमेंट, एक छोटा कमरा। एक्चुअल में जब उन्होंने ये चीज़ें देखी थी, ऑब्जर्व की, तो उन्होंने अपने लैंग्वेज में केवल क्या वर्ड यूज़ किया था? सेल्यूला। सेल्यूला का मतलब क्या होता है? अ लिटिल रूम, अ लिटिल कंपार्टमेंट। उसको हम क्या कहते हैं? एक छोटा कमरा या छोटा कंपार्टमेंट कह सकते हैं। तो उन्होंने सेल नहीं ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि चारों तरफ से एक बाउंड्री है, और बाउंड्री यानी अंदर की तरफ खाली स्थान है, और वो एक कमरे की तरह दिख रहा है। तो लैटिन में रूम को हम क्या कहते हैं? सेल्यूला कहते हैं। तो उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था ई सेल्यूला, यानी आई फाउंड अ लिटिल रूम, आई फाउंड अ लिटिल रूम, यानी उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिटिल रूम मतलब बताया कि मैंने क्या खोजा है? एक छोटा कमरा ऑब्जर्व किया। तो ये सबसे फर्स्ट डिस्कवरी था। और ये डिस्कवरी कब हुआ था? दिस डिस्कवरी अकर्स इन द 1665। ये डिस्कवरी कब हुई है? 1665 को। एक मिनट, इसे यहाँ नोट मैं कर दे रहा हूँ। 1665 फर्स्टली रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665 ऑन द सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। खुद का जो उनका माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था, उसी माइक्रोस्कोप पर इन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था। और सेल को इन्होंने जो सबसे फर्स्ट वर्ड दिया था वो क्या था? सेल्यूला। व्हाट इट मीन्स? इट इज़ द लैटिन वर्ड विच मीन्स अ लिटिल रूम और अ लिटिल कंपार्टमेंट, अ लिटिल रूम और अ लिटिल कंपार्टमेंट। यानी जो सेल्यूला मतलब जो चीज़ें डिस्कवर्ड हुई थी, उस डिस्कवरी के बाद उन्होंने उस चीज़ के लिए या उस जनरली जो उन्होंने डिस्कवर्ड किया, जो चारों तरफ से घिरा हुआ एक बाउंड्री की तरह स्ट्रक्चर देखा, उसके लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया था? सेल्यूला वर्ड यूज़ किया था। तो जनरली सबसे फर्स्ट ये डिस्कवरी हुई थी। इसके बाद जो सबसे फर्स्ट लिविंग सेल, ये तो अभी एक्चुअल में डेड था। ये किस टाइप का स्ट्रक्चर था? डेड था। डेड हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो कॉर्क यूज़ किया गया है बॉटल के ऊपर, जो कॉर्क यूज़ किया गया है वो तो पीस ऑफ वुड है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, जो कि प्लांट से अलग किया जा चुका है, जो कि प्लांट से अलग किया जा चुका है। तब उस केस में वह क्या होगा? उस केस में वह डेड होगा। वो जो चीज़ें हमने प्लांट से लाकर बॉटल के ऊपर लगाई हुई है वो डेड है। तो हमें जो दिख रहा है वो बाहर की तरफ केवल एक स्ट्रक्चर है जो कि सेल वॉल है। अब जब हम सेल का एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, इन दोनों में एक चीज़ मेन डिफरेंसेस जो होगा वह उनके वॉल के बेसिस पर होता है। जब प्लांट हम देखेंगे तो प्लांट के सबसे बाहर की तरफ का जो वॉल होता है उसे सेल वॉल कहते हैं, और उस सेल वॉल के अंदर की तरफ एक और वॉल होगा जिसे हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन ऑल द सेल विच इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अर्थ पे जितने भी सेल प्रेजेंट है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, उन ऑर्गेनिज्म में जो सेल होगा सभी में सेल मेम्ब्रेन है, बट सेल वॉल सब में नहीं होगा।
प्लांट सेल के केस में सेल वॉल है, बट एनिमल सेल यानी ह्यूमंस बॉडी हो या एनिमल्स बॉडी हो, उनके बॉडी में जो सेल प्रेजेंट है उन बॉडी में सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा। तो जनरली यहाँ पे जो ऑब्जर्व हुआ है वह किस टाइप का सेल था, वह एक डेड सेल था। तो जो डेड सेल है या जनरली जो सबसे पहले सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप पर जो चीज़ें ऑब्जर्व की गई थी वह किसके थ्रू, रॉबर्ट हुक के थ्रू 1665 is the tenure in which the cell was discovered. The cell was discovered by Robert Hooke. फर्स्ट लिविंग सेल अगर डिस्कवरी पूछी जाए कि सबसे पहला जो लिविंग सेल है उसे किसने डिस्कवर किया, द नेम सजेस्ट दैट इज एंटोनी वन लीवेनहॉक इन 1674। 1674 का टेन्योर था जब सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया गया था। किसके थ्रू ऑब्जर्व किया गया था, एंटोनी वन लीवेनहॉक के थ्रू। अब नेक्स्ट है, इनका जो टेन्योर दिया हुआ है 1635 टू 1703। 1635 इज द बर्थ ऑफ दिस पर्सन एंड देन 1703 इज द डेथ टेन्योर ऑफ द रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक का बर्थ और डेथ ये इंडिकेटेड है, बट इनकी डिस्कवरी कब हुई थी, 1665 में। एक और चीज़ इससे इंपॉर्टेंट और इससे रिलेवेंट है कि जो ये डिस्कवरी हुई थी जब इन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो ऐसा नहीं कि वो खुद से निकल कर, आज के टाइम का मल्टीमीडिया तो है नहीं कि एक पोस्ट कर दिए और तुरंत वो पोस्ट वायरल हो गया। उस टाइम यानी 16th सेंचुरी चल रहा है, तब उस समय उस टाइप का मल्टीमीडिया न होने की वजह से रिकॉग्निशन आसान नहीं था। रिकॉग्निशन यानी अगर हम कुछ भी डिस्कवर कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आसानी से वह चीज़ें तुरंत डिस्पर्स हो जाएंगी, तुरंत फैल जाएंगी। उसके लिए हमें पब्लिश कराना पड़ेगा। उस जो डिस्कवरी है उसको हमें किसी पब्लिशर को देना पड़ेगा, वह कहीं प्रिंट करेगा, तब लोगों तक वह डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे कि कुछ डिस्कवर्ड हुआ है। ऐसा आज के टाइम जितना आसान नहीं है किसी भी चीज़ को पब्लिश करना। तो उस समय जो उनकी बुक सेल्फ मेड जो उनकी बुक थी, एक उन्होंने बुक अपनी लिखी थी, माइक्रोग्राफिया इज़ द नेम ऑफ देयर बुक इन विच दे रोट देयर एक्सपेरिमेंट। यानी ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था इसका पूरा डिटेल उन्होंने खुद की एक बुक माइक्रोग्राफिया में लिखी थी। तो माइक्रोग्राफिया से ही पता चला कि सेल डिस्कवर्ड हुआ है। सेल के पूरी डिस्कवरी के बारे में जो सेल्यूला वर्ड दिया गया है, सेल्यूला का मतलब क्या है, ये सभी पूरी चीज़ें कहाँ लिखी हुई है, माइक्रोग्राफिया इनकी खुद की बुक है जो इन्होंने लिखा है। तो उस माइक्रोग्राफिया में इस डिस्कवरी की इस डिस्कवरी के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो 1665 में ही ये चीज़ें सामने आई थी। इस वजह से हमने जो टेन्योर माना है डिस्कवरी का वह क्या माना है, 1665 माना है। उससे पहले ही ऑब्जर्व किए होंगे, बट 1665 में ये चीज़ें पब्लिश हुई थी और सबके सामने आई थी कि सेल जैसा कुछ है जो कि हमें प्लांट बॉडी से ऑब्जर्व हो रहा है। यानी प्लांट बॉडी का अगर हमने कोई पीस लिया है तो उसमें हमें चारों तरफ से इस टाइप की बाउंड्री मिलेगी, चारों तरफ से इस टाइप का बाउंड्री घिरा हुआ दिखेगा, यानी जितने भी प्लांट बॉडी हैं, जिसे कि सेल्यूला से लोगों ने ऑब्जर्व, ये सेल्यूला से लोगों ने समझा और फाइनली उसी वर्ड को मॉडिफाइड करके आज हम क्या पढ़ते हैं, सेल वर्ड पढ़ते हैं। यानी सेल जो है वह किस वर्ड का मॉडिफिकेशन है, सेल्यूला वर्ड को ही मॉडिफाइड करके आज हमने सेल पढ़ना स्टार्ट किया है। देन नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एक और रिसर्च है रॉबर्ट हुक का, अर्ली माइक्रोस्कोप फर्स्ट ड्राइंग ऑफ सेल। नेक्स्ट ये जो रॉबर्ट हुक था, रॉबर्ट हुक ने सबसे फर्स्ट ये जो ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व करने के बाद उनकी डिस्कवरी के बारे में दिया हुआ है 16th सेंचुरी। अब 16th सेंचुरी जो चल रहा है उसी में एक इंपॉर्टेंट और नाम आता है जिन्होंने माइक्रोस्कोप यानी जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उस सिंपल माइक्रोस्कोप में सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। लिविंग सेल को देखने के लिए, और इनका टेन्योर क्या होगा, 1674 व्हेन एंटोनी वन लीवेनहॉक फर्स्ट डिस्क्राइब द लिविंग सेल, फर्स्ट डिस्क्राइब द लिविंग सेल बाय एंटोनी वन लीवेनहॉक। इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान देंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं कि सबसे फर्स्ट डिस्कवरी ध्यान रखना है कि डिस्कवरी किसने किया है और उसका टेन्योर क्या है, कब डिस्कवर्ड हुआ है 1665 में, कहाँ पर ये सभी चीज़ें हमें मिली हैं। सबसे पहले ये चीज़ें कहाँ पब्लिश हुई थी, इनकी सेल्फ रिटेन बुक माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया इज़ द नेम ऑफ बुक इन विच दे गिवन देयर एक्सपेरिमेंट इन दिस बुक। मीन्स जो माइक्रोग्राफिया बुक थी उसी में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया था। तो सबसे फर्स्ट उनकी डिस्कवरी से रिलेवेंट, दूसरा फर्स्ट लिविंग का ऑब्जर्वेशन कि पहली जो लिविंग जो सेल है, पहला जो लिविंग सेल है वह ऑब्जर्व हुआ था कब, 1674 में एंटोनी वन लीवेनहॉक ने इसे ऑब्जर्व किया था।
नेक्स्ट जो ऑब्जर्व किया गया था इस टाइप का, ये ऑब्जर्वेशन था। अब इस ऑब्जर्वेशन का थोड़ा सा डिटेल में बताता रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन एक्चुअल में जब एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया था तो उन्होंने 2-3 जगह से सैंपल लिए थे। पहला सैंपल था जो स्टैगनेंट वाटर होता है, स्टैगनेंट यानी कहीं भी पानी कलेक्टेड है, जैसे बारिश हो गया तो बारिश के दिन में आप देखते हैं कि कहीं भी गड्ढा है उसमें पानी कलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा पॉन्ड भी भर जाते हैं, तालाब भर जाता है, हर जगह पानी हमें दिखाई दे रहा है। सैंपल इन्होंने जो स्टैगनेंट वाटर था, कहीं पानी कलेक्टेड है, वहाँ से उन्होंने पानी थोड़ा सा कलेक्ट कर लिया। इसके अलावा स्क्रैपर ऑफ टिथ यानी टिथ से स्क्रैप किया। स्क्रैप यानी जब दांत से मैल को खुरचा जाएगा तो वहाँ से भी कुछ वाइट टिस टाइप का सब्सटेंस हमें मिलेगा, तो उस मैल को भी उन्होंने लिया जो स्क्रैप लिया था टिथ का। इसके अलावा सलाइवा को इन्होंने यूज़ किया, यानी जो लार है उसको भी उन्होंने यूज़ किया था, किसके लिए? ऑब्जर्वेशन के लिए। तो 2-3 जगह से सैंपल इन्होंने लिया और उस सैंपल में उन्होंने ऑब्जर्व जब किया तो वहाँ पर कुछ मूविंग पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे वो मूव करते हुए दिखाई दे रहे थे। उसी बेसिस पर उन्होंने बताया कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं जो लगातार मूव कर रहे हैं, वह मूव करते हुए जितने भी पार्टिकल्स हैं वह क्या है? लिविंग है। तो जो लिविंग चीज़ें जो उन्होंने बताया था कि मूव कर रही हैं, तो वो एक्चुअल में थे क्या? वो बैक्टीरिया थे जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो जो पहला जो लिविंग सब्सटेंस या जो लिविंग सेल था, वह लिविंग सेल ऑब्जर्वेशन किसके थ्रू हुआ है? दिस लिविंग सेल फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय द एंटोनी वॉन लीeuwenhoek इन 1674 बाय द पॉन्ड वाटर, यानी पॉन्ड वाटर से इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। अब नेक्स्ट है जनरली बैक्टीरिया है, प्रोटिस्ट है, इन्वेस्टिगेट इन्होंने किया था। इस टाइप का इन्होंने स्ट्रक्चर देखा था पॉन्ड वाटर में, तो इसी बेसिस पर ये जो है ये प्रोटिस्ट हैं। इसके अलावा ये छोटे छोटे जो पीसेस या छोटे छोटे ग्लोबुलर शेप हमें दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या होंगे? बैक्टीरिया हो गए और ये प्रोटिस्ट के शेप हो गए। तो इसी के बेसिस पर इन्होंने ऑब्जर्व किया था, इन्वेस्टिगेट किया बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट। इसके अलावा स्पर्म सेल को भी ऑब्जर्व किया था इन्होंने। तो लिविंग सेल जो ऑब्जर्व करने के लिए जो सबसे पहले साइंटिस्ट है वह कौन है? वो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ही हैं, जिन्होंने सबसे फर्स्ट अलग अलग टाइप के सेल को ऑब्जर्व किया है। फिर नेक्स्ट कुछ लास्ट ये फाइनल हमारे पास एंटोनी वॉन लीeuwenhoek का जो इन्वेस्टिगेशन है, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, स्पर्म सेल, ब्लड सेल, इसके अलावा नेमेटोड्स। नेमेटोड्स क्या होते हैं? जैसे नेमेटोड्स में इंक्लूड होंगे जितने राउंड वर्म हम देखते हैं या टेप वर्म देखते हैं। जब मिट्टी आप देखेंगे, मिट्टी जो गीली मिट्टी है उसको खोदेंगे तो वहाँ पर आपको क्रीमी दिखाई देंगे। क्रीमी यानी लंबे लंबे आपको केचुआ, चाहे इसके अलावा वो गोल क्रीमी दिखाई देंगे, गोल यानी जो पूरी तरीके से राउंड होते हैं और बहुत लंबे हमें दिखाई देंगे। तो उस टाइप के जितने भी मतलब जितने भी इंसेक्ट हमें मिलते हैं, जितने भी उस टाइप के एनिमल मिलते हैं, वह एक्चुअल में किस में इंक्लूड किए जाएंगे? वह सभी नेमेटोड में इंक्लूड किए जाएंगे, स्पेशली राउंड वर्म होते हैं। इसके अलावा टेप वर्म होते हैं। तो ये टेप वर्म हमें जनरली, टेप वर्म हो, राउंड वर्म हो, ये हमें कहाँ मिलेंगे? सॉइल में यानी मिट्टी में ऑब्जर्व होते हैं। तो मिट्टी में जो ऑब्जर्व हुए थे उन ऑब्जर्वेशन को भी इन्होंने इंडिकेट किया था, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में मिल रहे हैं, इसके अलावा मिट्टी में मिल रहे हैं, उन सभी को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे फर्स्ट किसने ऑब्जर्व किया है? सबसे पहले एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने ऑब्जर्व किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कवरी से रिलेवेंट है, कुछ चीज़ें डिस्कवरी से रिलेवेंट बची हैं, इसके अलावा सेल थ्योरी है, उसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट डे कुछ पोर्सन हमने चैप्टर जो फर्स्ट चल रहा है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका कुछ पोर्सन हमने प्रीवियस में कवर किया, जहाँ पर कि 2 अलग अलग चीज़ें हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी से रिलेवेंट, रॉबर्ट हुक इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665। तो 1665 में सबसे पहले सेल की डिस्कवरी हुई थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो पहला लिविंग सेल है, उस लिविंग सेल को सबसे फर्स्ट ऑब्जर्व करने के लिए किस साइंटिस्ट का नाम लिया जाता है? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को। मतलब एंटोनी वॉन लीeuwenhoek इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। तो फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किसने किया था सबसे पहले? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में। उसके बाद एक और साइंटिस्ट इंक्लूड होते हैं, रॉबर्ट ब्राउन जो है मेन इम्पॉर्टेंट एक नाम है जो कि सेल में न्यूक्लियस की डिस्कवरी, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल, दैट इज़ रॉबर्ट ब्राउन इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट। यानी 1833 जो टेन्योर था उसमें रॉबर्ट ब्राउन ने
सबसे पहले न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया और उसकी डिस्कवरी की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन किसके लिए जाने जाते हैं? न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए। न्यूक्लियस की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है जोहानसन पुरकेंजे, ये नेक्स्ट साइंटिस्ट है। कुछ हिस्ट्री से रिलेवेंट जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका मेन कंट्रीब्यूशन हमें समझना है कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं और उन्होंने मेन काम क्या किया है। मतलब ये सभी जितने भी साइंटिस्ट अभी हम पढ़ रहे हैं वो उन सभी साइंटिस्ट का किस में रोल होगा? सेल के डिस्कवरी से रिलेटेड, मतलब सेल में किसी न किसी पार्ट के डिस्कवरी से रिलेटेड उनका कंट्रीब्यूशन होगा। तो जोहानसन पुरकेंजे है ये। नेक्स्ट जो है प्रोटोप्लाज्म। एक प्रोटोप्लाज्म हम जो देख रहे हैं, या हम इसके बाद अभी समझेंगे कि एक्चुअल में प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो प्रोटोप्लाज्म जो नेम है वो सबसे फर्स्ट किसने दिया था? जो प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है उसको सबसे फर्स्ट जोहानसन पुरकेंजे ने यूज़ किया था। जोहानसन पुरकेंजे फर्स्टली यूज द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द सेल, यानी सेल के लिए सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है वो किसने यूज़ किया था? जोहानसन पुरकेंजे ने वर्ड यूज़ किया था। द नेक्स्ट सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में इंपॉर्टेंट 3 नाम दिए गए हैं। तो सेल थ्योरी में इंपॉर्टेंट 3 नाम मैथियास जैकब स्लाइडन, वेयर एज थियोडोर स्वान एंड रडल्फ विर्चो। सबसे पहले मैथियास जैकब स्लाइडन का फंक्शन हम समझते हैं। एक्चुअल में इन्होंने काम क्या किया कि इन्होंने मेन काम किया है, ये जो साइंटिस्ट हैं ये बॉटनिस्ट थे। मैथियास जैकब स्लाइडन इज अ बॉटनिस्ट हु परफॉर्म देयर ऑल एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। यानी जनरली जितने भी प्लांट्स अलग अलग टाइप के स्पीसीज थे उन अलग अलग टाइप के प्लांट की स्पीसीज पर इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। उनके प्लांट में ग्रोथ और उनके सेल का ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया कि किस तरीके से प्लांट ग्रोथ कर रहा है और वह प्लांट का जो कंपोजिशन है, प्लांट किस तरीके से बने हुए हैं। तो मेनली जो प्लांट पे स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या है? मैथियास जैकब स्लाइडन। मैथियास जैकब स्लाइडन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु इज अ बॉटनिस्ट। देन नेक्स्ट है थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने जितने भी एनिमल्स हैं, अलग अलग स्पीसीज थे, एनिमल्स की जितने भी अलग अलग स्पीसीज हैं उन सभी स्पीसीज के बारे में जो स्टडी है वह किसने की थी? थियोडोर स्वान ने किया था। और उन्होंने क्या बताया? ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। यानी सबसे फर्स्ट जो मैथियास जैकब स्लाइडन है उन्होंने ये स्टेटमेंट एक दिया कि जितने भी प्लांट्स हैं वह किससे बने हुए हैं? वह सभी जितने भी प्लांट्स होंगे उन सभी का जो फंडामेंटल यूनिट है वह एक सेल है। उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट हैं थियोडोर स्वान, उस थियोडोर स्वान ने भी इसी टाइप का स्टेटमेंट दिया कि जितने भी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म, जितने भी एनिमल प्रेजेंट है उनका भी फंडामेंटल यूनिट, यानी वो भी कहाँ से शुरुआत उनकी हुई है? सेल से ही शुरुआत हुई है। यानी पूरे बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वह किससे हुआ है? सेल से ही बना हुआ है। तो थियोडोर स्वान हो या मैथियास जैकब स्लाइडन हो, दोनों ने प्लांट और एनिमल्स रिस्पेक्टिवली इनके बारे में अपना व्यू दिया। और व्यू में इनके क्या था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है उन सभी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ से है? वह सेल से ही हो रहा है। इसके बाद एक रडल्फ कार्ल विर्चो इज द थर्ड साइंटिस्ट विच इन्वॉल्व इन सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में ये तीसरे साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं जिनका नाम क्या है? रडल्फ कार्ल विर्चो है। यानी ये एक इंपॉर्टेंट नेम है। इससे प्रीवियस तक जब तक इन्होंने अपना स्टेटमेंट नहीं दिया, इनका ऑब्जर्वेशन जब तक नहीं था, तब तक लोगों ने क्लियर तरीके से ये व्यू नहीं बनाया था कि जितने भी नए सेल हैं वह कैसे बन रहे हैं। इन्होंने केवल समझा कि अचानक से नए सेल उत्पन्न हो जाते हैं या उत्पत्ति अचानक से होती है। मतलब उनका कोई ओरिजिन नहीं बताया कि एक्चुअल में पहले जो सेल प्रेजेंट है या जो नए सेल बन रहे हैं उन नए सेल का एक्चुअल में ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, नए सेल कैसे बन रहे हैं, इसके बारे में इनके बाद मतलब जब इन्होंने बता दिया उसके बाद से लोगों को ये चीज़ें ऑब्जर्व होने लगी या इन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आने लगा। तो रडल्फ कार्ल विर्चो ने क्या स्टेटमेंट दिया? रडल्फ कार्ल विर्चो गिव्स द स्टेटमेंट ऑल न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले से जितने भी सेल प्रेजेंट हैं उन्हीं से हमेशा नए सेल बनेंगे, अपने आप कभी भी सेल नहीं बनते हैं। यानी नए सेल अगर बन रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए पेरेंट्स की ज़रूरत है, यानी पेरेंट होंगे तभी नए सेल बनेंगे। ऐसा नहीं कि अपने आप नए सेल आ जाएंगे। तो ये जो नए सेल का कॉन्सेप्ट है, नए सेल कैसे बन रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रडल्फ कार्ल विर्चो ने दिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। यानी रडल्फ कार्ल विर्चो ने कब ये स्टेटमेंट दिया था? 1855 में। और ये जो सेल थ्योरी आई थी, सेल थ्योरी कब आया है? 1839 में। 1839 इज द टेन्योर, 1839 is the duration in which cell theory are composed। सेल थ्योरी कब आ रहा है? सेल थ्योरी 1839 में आया। उसके बाद जो 1855 का जो समय था, 1855 में क्या हुआ? रडल्फ कार्ल विर्चो ने सेल थ्योरी में एक स्टेटमेंट ऐड कर दिया। सेल थ्योरी आ चुका था 1839 में ही।
1839 में ही सेल थ्योरी आ गया। सेल थ्योरी एक्चुअल में है क्या? एक सेल थ्योरी जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, सेल थ्योरी का क्या सेंस है? सेल थ्योरी का मतलब है कि सेल का जो भी कॉन्सेप्ट होगा, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे होंगे वह सभी ऑर्गेनिज्म इन सभी स्टेटमेंट्स को फॉलो करेंगे, तब उनको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? सेल कंसीडर कर सकते हैं। या रूल हम समझते हैं कि रूल कोई भी एक अगर हमने बोल दिया कि ये रूल है तो वह केवल एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है। दिस रूल इज़ फॉलोड बाय ऑल इंडिविजुअल्स। अगर किसी चीज़ के लिए हमने कहा कि ये नियम है, ये नियम तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, अगर किसी एक पर्सन को हम बोल रहे हैं, एक स्टूडेंट को बोल रहे हैं एक नियम फॉलो करने के लिए, क्या वो दूसरों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा? केवल एक के लिए है? वह सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब है कि अगर नियम लग रहा है तो सभी के लिए होगा, तो वो एज इट इज़ ये रूल ही है। जो सेल थ्योरी है ये क्या हो गया? एक रूल हो गया, जहाँ पर कि ये जो सेल थ्योरी में कही गई बातें हैं ये सभी ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे होंगे वह सभी फॉलो करेंगे। यानी अर्थ पे प्रेजेंट सभी ऑर्गेनिज्म में ये स्टेटमेंट्स फॉलो होने चाहिए। यही क्या है? सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी कब आया था? हु गिव्स द सेल थ्योरी और हु प्रपोज द सेल थ्योरी? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके पास दो मतलब प्रपोजल के लिए हु प्रपोज द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया है? तो दो साइंटिस्ट का नाम मैथियस जैकब्स लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। व्हेन सेल थ्योरी वाज कंपोज्ड, सेल थ्योरी कब दिया गया था? 1839 में। 1839 इज द टाइम व्हेन सेल थ्योरी वाज कंपोज्ड। सेल थ्योरी कब दिया गया है? 1839 में। और सेल थ्योरी में एक स्टेटमेंट ऐड किया गया है, वह कौन सा स्टेटमेंट था? ऑल न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दिस स्टेटमेंट ऐड इन द सेल थ्योरी इन 1855। 1855 में एक स्टेटमेंट ऐड किया गया है, वो कौन सा स्टेटमेंट था? ऑल न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला इज द लैटिन स्टेटमेंट विच आर गिवन बाय रडल्फ कार्ल विर्चो। तो रडल्फ कार्ल विर्चो ने एक लैटिन स्टेटमेंट यूज़ किया था, वह कौन सा स्टेटमेंट है? ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। उस स्टेटमेंट को मैं नोट कर रहा हूँ, वो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एमसीक्यूज में डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया जाता है। ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला, that means this is the Latinized statement omnis cellula e cellula, that means all cell arises from pre existing cells. All cell arises from pre-existing cell. Means cellula e cellula means all cell arises from pre-existing cell. Pre-existing का मतलब पहले से जो सेल प्रेजेंट है, पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसको हम क्या कह सकते हैं? पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल ऑलवेज गिव राइज टू डॉटर सेल्स। पेरेंट सेल से हमेशा क्या बनेंगे? डॉटर सेल्स बनेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो ऐड किया गया है वह किसके थ्रू? रडल्फ कार्ल विर्चो के थ्रू ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट का नाम इन्वॉल्व होता है। सेल थ्योरी किसने दिया है? तो 2 साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, स्लाइडन एंड स्वान। डायरेक्टली शॉर्ट में अगर बताना होगा तो स्लाइडन एंड स्वान आप बता सकते हैं। और टेन्योर इसका क्या होगा? 1839। 1839 इज द टेन्योर इन विच द सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड। अब नेक्स्ट जो स्लाइड होगा उस नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। अब सेल थ्योरी में आप देखेंगे मैथियस स्लाइडन कंक्लूडेड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। यानी मैथियस स्लाइडन ने अपने स्टेटमेंट में क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वह सेल से बने हुए हैं। इनका जो रिसर्च था वह कब था? 1838 में था। दूसरा अगर थियोडोर स्वान अगर हम देखते हैं तो थियोडोर स्वान का जो कंक्लूजन था या फाइनली वो जो जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स विच प्रेजेंट ऑन अर्थ आर कंपोज्ड फ्रॉम सेल। यानी जितने भी एनिमल्स अर्थ पे प्रेजेंट है वह किससे बने हुए हैं? सेल से। यानी हमारी भी बॉडी जो पूरी दिख रही है वह किससे बनी है? सेल से। जनरली अगर हम नंबर की बात करें, नंबर ऑफ सेल, तो नंबर ऑफ सेल बहुत ज़्यादा है। कुछ यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर का हमने कॉन्सेप्ट समझा है कि एक सिंगल सेल से कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसको हम यूनिसेल्यूलर कहते हैं। एक सेल से ज़्यादा सेल अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं तो वो मल्टीसेल्यूलर हो गए। ये दो हमने सिंपल कॉन्सेप्ट देखा था कि यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। तो जो हमारी बॉडी मल्टीसेल्यूलर है तब उसका जो मेन कंपोजिशन है या मेन उसका फंडामेंटल यूनिट है वह क्या होगा? सेल होगा। और पूरी बॉडी का जो कंपोजिशन है वह कितने सेल से बना है? मीन्स 100, मोर देन 100 ट्रिलियंस ऑफ सेल फॉर्म्स द ह्यूमन बॉडी, फॉर्म्स द एडल्ट ह्यूमन बॉडी। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी की अगर हम एडल्ट ह्यूमन बॉडी में अगर ऑब्जर्व करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो सकते हैं? मोर देन 100 ट्रिलियंस। मतलब अभी भी ये कंप्लीट डिफाइंड नहीं है
या एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि हमेशा नए सेल्स बनते रहते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं। जनरली हम हैंड जो पाम हम देखते हैं, हथेली देख रहे हैं, किसी का टफ होता है, किसी का मतलब किसी का हार्ड ये सरफेस होगा और किसी का सॉफ्ट सरफेस होता है। किस बेसिस पर? सेल के डैमेज होने के बेसिस पर। जितना हम इस पाम से, जितना इस हथेली से काम करेंगे, तो जितने सरफेस के सेल होंगे वो डैमेज अगर हो गए तो किस टाइप का सरफेस बना देंगे? हार्ड सरफेस बना देंगे। जैसे किसान का हाथ देखेंगे तो किसान का हाथ कैसा होता है? हार्ड होगा पूरा, यानी जो सेल होंगे वो पूरी तरीके से डेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो सरफेस कैसा हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो जनरली जो सेल हैं और सॉफ्ट जो हमें सरफेस दिखाई दे रहा है, मतलब वहाँ पर सेल्स लिविंग कंडीशन में अगर वाइप भी करते हैं, डेस्क भी पोंछ रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो सरफेस के सेल हैं वो डैमेज हो रहे हैं। यानी कोई भी अगर एक्टिविटीज़ हम अपने बॉडी से कर रहे हैं तो जो सरफेस पे सेल हैं वो डैमेज होंगे, यानी नंबर ऑफ सेल। और वो किससे रिप्लेस हो रहे हैं? ऑल द डैमेज्ड सेल रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल, यानी जितने डैमेज सेल हैं वो नए सेल से रिप्लेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो मर गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। नए सेल यानी पहले से जो प्रेजेंट सेल हैं वो फिर नए सेल बनाएंगे और फिर नॉर्मल तरीके से वो सरफेस रहेगा। तो कंडीशन क्या है? हमेशा हमारे बॉडी में नए सेल्स का फॉर्मेशन चलते रहता है, नए सेल्स हमेशा बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट हमारे पास था मैथियास स्लाइडेन का कॉन्सेप्ट, देन थियोडोर स्वान और अडोल्फ कार्ल विर्चो लास्ट में कंक्लूड इन्होंने किया था 1855। ये टेन्योर नीचे दिया हुआ है, 1838 in which Matthias Leiden gives their concept, whereas Theodor Swan gives their concept in 1839. Both combine and gives the cell theory in 1839 finally ये जो 1839 है उसी में ये सेल थ्योरी आया है। दो अलग अलग टेन्योर जरूर है, 38 और 39, लेकिन सेल थ्योरी कब आया? 1839 ही फाइनल बताएंगे, 1838 का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने पहले काम कर दिया था, बट इनके साथ जो साथ में सेल थ्योरी को कंपोज किया गया वह कब किया गया था? 1839 में किया गया था। और 1855 जो टाइम दिख रहा है, ये 1855 किस चीज़ के लिए है? एक स्टेटमेंट जो सेल थ्योरी में जोड़ा गया है, उस जोड़े गए स्टेटमेंट के लिए टाइम दिया हुआ है 1855 की। कब ये जोड़ा गया है? तो 1855 में क्या कंक्लूड किया गया? दैट ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब सेल थ्योरी में कौन कौन सी चीज़ें कही गई हैं? विच आर फॉलोड बाई ऑल ऑर्गेनिज्म विच प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उन सभी के थ्रू ये स्टेटमेंट्स फॉलो किए जाएंगे, यानी दिस इज द सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी सभी लोग नोट भी कर लेंगे कि ये सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी में सबसे पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है, इस पहले स्टेटमेंट के थ्रू दिया हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग प्रेजेंट हैं अर्थ पे, जितने भी लिविंग अर्थ पे प्रेजेंट हैं, उन सभी का मैन्युफैक्चरिंग वो सभी किससे बने होंगे? सेल से बने होंगे, वह एनिमल हो या प्लांट्स हो। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या क्या है, किन चीज़ों को सेल थ्योरी में इंक्लूड किया गया? पहला, यानी अगर ऑर्गेनिज्म हमने क्या दिया कि ये लिविंग है, मतलब ये माइंड में रखो वो सेल से ही बना है। यानी अब ये सस्पेंस नहीं रहेगा कि सेल के अलावा भी उसमें कुछ हो सकता है। ये कोई मतलब ये सेंसलेस कंडीशन होगा। मतलब जनरली हम ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेल थ्योरी का यही मतलब है कि पहला स्टेटमेंट जो बोला गया, जितने भी अगर लिविंग होंगे, अगर लिविंग हमने कहा है यानी सेल से बना है, अगर लिविंग है तो किससे बना होगा? सेल से बना होगा। देन सेकंड कॉन्सेप्ट और सेकंड स्टेटमेंट, सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। यानी जनरली जो सेल्स हम कह रहे हैं वह सेल्स बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में या बॉडी में फंक्शन करने के बेसिस पर यह इंपॉर्टेंट है। यानी बॉडी का जो फंक्शन हो रहा है या बॉडी का स्ट्रक्चर बन रहा है वह किससे बन रहा है? सेल से ही बन रहा है। यानी सेल केवल कहने के लिए नहीं है, काम करने के लिए या स्ट्रक्चर देने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बन रहा है या स्ट्रक्चर जो मिला हुआ है वह किसके बेस पे है? सेल के बेस पे ही है। और जो हमारे बॉडी में फंक्शन हो पा रहा है वह किसके थ्रू कंडक्ट हो पा रहा है? सेल के थ्रू ही कंडक्ट हो रहा है। यानी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना हो या ऑर्गेनिज्म का किसी ऑर्गेनिज्म यानी किसी जीव के लिए हम क्या कह रहे हैं? किसी जीव का स्ट्रक्चर देना हो या किसी जीव को फंक्शन करना हो, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? सेल का रहना इंपॉर्टेंट है। यानी अगर सेल है तो स्ट्रक्चर भी मिलेगा और उसके अलावा उसकी बॉडी फंक्शन भी करेगी। ठीक है, ये दो चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट, न्यू सेल्स, जो कि आपको बताया गया कि नए सेल कैसे बनते हैं। ये तीसरा स्टेटमेंट जो बाद में जोड़ा गया। ये दो स्टेटमेंट पहले आ चुके थे, 1839 में ही ये दोनों स्टेटमेंट आ चुके थे, फर्स्ट एंड सेकंड। जो तीसरा स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट एड इन द टेन्योर 1855 बाई रडल्फ कार्ल विर्चो। न्यू सेल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नए सेल कैसे बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल बनते हैं। तो इनके बारे में ये सेल थ्योरी है।
अब सेल थ्योरी जो कॉन्सेप्ट आ चुका है, सेल थ्योरी के बाद अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेल एंड मीन्स नंबर ऑफ सेल्स, शेप एंड साइजेज, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म अभी हमने नंबर के बेसिस पर देखा कि एक अगर सेल से ऑर्गेनिज्म बन रहा है या एक से ज़्यादा सेल से ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो इनके लिए हमने कैटेगरी बता दिया। इसके अलावा अलग अलग जितने भी अर्थ पे सेल प्रेजेंट है, सेल का शेप भी अलग होगा, साइज भी अलग होगा। ऐसा नहीं कि जितने सेल हैं और जितने भी सेल होंगे उनका साइज शेप एंड साइज सेम होगा, सभी का वेरी करता है। ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, यानी अलग अलग जितने भी जीव अर्थ पे हैं उनमें अलग अलग टाइप का शेप प्रेजेंट होगा। जैसे हम जनरली शेप की अगर बात करते हैं तो जो यूनिसेल्यूलर है, तो यूनिसेल्यूलर में अमीबा नाम सुने हो, अमीबा, तो अमीबा किस टाइप का शेप होगा, इरेगुलर। द शेप ऑफ द अमीबा इज नॉट फिक्स्ड, दे चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। जैसा इन्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से अमीबा क्या करता है, अपना बॉडी का शेप बदल लेता है। यानी अगर ड्रॉ करना होगा तो सबसे आसान जो डायग्राम है वो किसका है, अमीबा का। यानी किसी भी तरीके से अगर ड्रॉ कर रहे हैं यानी अमीबा हो गया, मतलब इसके लिए कोई इसको रॉन्ग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका फिक्स शेप है ही नहीं, तो रॉन्ग कैसे होगा, जैसा भी ड्रॉ कर दिया करेक्ट है, क्योंकि ये इरेगुलर शेप है। किस टाइप का शेप है, इरेगुलर शेप है। यानी यूनिसेल्यूलर किस टाइप का होगा, यूनिसेल्यूलर, एक सिंगल सेल से बना हुआ है, उसी से स्टार्ट होता है, उसी पर द एंड होगा उसका, तो यूनिसेल्यूलर है। इसके अलावा उसके अलावा क्या होगा, यूनी सेल्यूलर और यू कैरियोटिक। अमीबा इज अ यूनिसेल्यूलर एंड यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब यू कैरियोटिक आगे डिस्कस कर लेंगे कि यू कैरियोटिक क्या होता है। तो जनरली यूनिसेल्यूलर हमने यहाँ बताया, और शेप के बारे में हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि अलग अलग जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनका शेप वैरी करेगा, उनका शेप अलग अलग होगा। नेक्स्ट स्लाइड में वो चीज़ें देख लेंगे कि अलग अलग शेप के बेसिस पर किस तरीके से। सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर, नंबर ऑफ मीन्स सेल साइज और सेल शेप, इनका थोड़ा सा डिस्कशन कर ले कि किस टाइप के ये नंबर ऑफ अगर सेल देख रहे हैं तो यहाँ पर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये दो अलग अलग कैटेगरीज किस बेसिस पे है, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर है। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर दो कैटेगरी हमने बनाया, यूनिसेल्यूलर और दूसरा मल्टी सेल्यूलर। ये किस बेसिस पर, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अमीबा, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, इसके अलावा जो कुछ प्रोटोजोन्स हैं, ईस्ट है, दीज आर द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं तो अमीबा आप बता सकते हैं, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरियाज। दीज आर द फ्यू ऑर्गेनिज्म विच हैव्स ओनली अ वन सेल, विच हैव्स ओनली अ सिंगल सेल्ड। तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर को हम क्या कह सकते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। यूनिसेल्यूलर को क्या कह सकते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। फिर दूसरा जो हमारे पास कैटेगरी होगा वह क्या होगा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का होगा। दूसरी कैटेगरी क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड फ्रॉम मोर देन वन सेल, द ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड फ्रॉम मोर देन वन ऑर्गेनिज्म, मोर देन वन सेल, यानी एक से ज़्यादा सेल से जो बने हुए हैं उनको हम क्या टर्म दे सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर, या मल्टीपल सेल्ड कह सकते हैं, मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी मोर देन वन सेल व्हेन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इंक्लूडेड इनटू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। देन नेक्स्ट है प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, जितने भी ये हम आसपास में एग्जांपल्स देखते हैं वह सभी किस में इंक्लूड होंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होंगे। तो ये सबसे पहले हमारा नंबर हो गया। देन दूसरा हम देखते हैं साइज के बेसिस पर। साइज अगर हम देखेंगे तो साइज एक्चुअल में किस टाइप का है, साइज यानी उनका लेंथ और विड्थ, लंबाई में वो बड़े हैं, मतलब लॉन्गेस्ट सेल हैं कि शॉर्टेस्ट हैं, मतलब उनका लेंथ और विड्थ किस टाइप का है, ये क्या है, इनका साइज है। शेप क्या होगा, उनका आकार, मतलब ओवल शेप्ड हैं, ओवल शेप्ड अंडे के आकार के हैं कि फुटबॉल शेप्ड हैं कि इरेगुलर हैं। अगर शेप होगा तो शेप यानी उनका आकार, और साइज यानी उनका लेंथ और विड्थ, लेंथ यानी लंबाई में ज़्यादा हैं या शॉर्ट हैं, मतलब उनका लेंथ क्या है, उनका डायमेंशन क्या है। यानी अगर साइज़ की बात करते हैं तो डायमेंशन की बात हो रही है, शेप की बात कर रहे हैं तो उनका शेप यानी वो किस टाइप का उनका स्ट्रक्चर है, किस टाइप का सेल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। तो जनरली अगर हम साइज देख रहे हैं तो साइज हमारे पास किस टाइप का है, सेल्स आर मेजर्ड इन माइक्रोमीटर और माइक्रॉन, यानी जितने भी सेल हैं उन सेल्स को हम किस में मेजर करते हैं, ऑल द सेल्स विच प्रेजेंट ऑन अर्थ आर मेजर्स इन
माइक्रोमीटर और माइक्रॉन। यानी माइक्रॉन इज द यूनिट इन विच वी मेजर द सेल। यानी सेल को मेजर करने का यूनिट अगर आपसे पूछा जाए देन क्या बताएंगे? माइक्रॉन। माइक्रॉन यानी माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर बता सकते हैं या माइक्रॉन बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है अर्थ पे वह कौन सा होगा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा या इसी को हम क्या कहते हैं? PPLO। इसी को हम क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को ही हम क्या कहेंगे? PPLO। इसका फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO किसको कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को ही। सबसे छोटा जो सेल होगा अर्थ पे वो क्या है? PPLO है, जिसको कि हम माइकोप्लाज्मा कह रहे हैं। तो PPLO का फुल फॉर्म प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दूसरा लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल वह कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। आवर बॉडी कंटेन्स नर्व सेल्स विच आर द लॉन्गेस्ट अप टू 1 मीटर। यानी 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। जो नर्व सेल्स होते हैं वह कितने लंबे हो सकते हैं? 1 मीटर तक उनका लेंथ हो सकता है। तो जनरली नर्व सेल्स सबसे लंबे सेल हैं। जो सबसे छोटे सेल्स होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा या PPLO कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा अगर हम सेल कहें, सबसे बड़ा जो साइज में, लॉन्ग अलग है, लॉन्ग मतलब लंबाई में जाते हैं, और लार्ज का मतलब यानी डायमेंशन, लेंथ और विड्थ दोनों जिसका ज़्यादा है, लेंथ भी हो और विड्थ भी हो, उस बेसिस पर हम क्या कहते हैं? लार्जेस्ट कहते हैं। तो लार्जेस्ट कौन होगा? जो साइज में लार्जेस्ट है वो क्या है? ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वह क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑन द अर्थ। यानी अर्थ पे जो सबसे बड़ा जो सेल होगा वह क्या है? ऑस्ट्रिच एग है। नेक्स्ट है सेल शेप। सेल का शेप यानी किस टाइप के शेप होते हैं? हो सकता है कि जो सेल है वो किस टाइप का हो? ओवल शेप्ड हो, अंडे के आकार का हो, या हो सकता है इरेगुलर हो, उसका कोई शेप ही नहीं है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो क्या है? इरेगुलर शेप है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन में अगर स्टेगनेंट वाटर या पॉन्ड में अगर देखते हैं, तालाब में हो या कहीं पानी कलेक्टेड है, वहाँ पर किस टाइप के सेल दिखेंगे? वहाँ पे अमीबा हमें दिखेंगे यानी प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स में अमीबा विच कैनॉट हैव फिक्स्ड शेप, यानी अमीबा के पास भी फिक्स शेप नहीं होता है। तो कुछ हमारे पास सेल का जो शेप है वह इरेगुलर है, कुछ का फिक्स्ड है। फिक्स्ड में क्या होगा? या तो ओवल शेप्ड हो सकता है या स्फेरिकल हो सकता है। स्फेरिकल यानी एकदम राउंड, गोल, फुटबॉल की तरह हमें दिखाई दे रहा है। या तो ब्रांच हो सकता है, जैसे नर्व सेल्स। आवर नर्व सेल्स आर ब्रांच्ड सेल। हमारे जो नर्व सेल्स हैं वह किस टाइप के सेल होते हैं? हमारे जो नर्व सेल्स हैं वो किस टाइप के होते हैं? ब्रांच्ड सेल होते हैं, यानी ब्रांचेस होती हैं। जैसे इस टाइप का जो सेल बन रहा है, ये देखिए, ये सेल हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये बीच में हमारे पास बॉडी हो गया और ये ब्रांचेस निकली हुई हैं। बॉडी से क्या निकला हुआ है? ये ब्रांचेस। ये पीछे की तरफ इस तरह से पूंछ भी निकला हुआ है। तो ये जो हमें दिख रहा है ये नर्व सेल्स है। तो नर्व सेल्स का शेप क्या होगा? अलग होगा। नर्व सेल्स का शेप क्या है? अलग है। उसी तरीके से अमीबा इरेगुलर हमने बता दिया। और कुछ हमारे बॉडी के जो स्टमक के रीजन में प्रेजेंट है, स्टमक के रीजन में, तो स्टमक जैसे गोल है वैसे ही स्टमक के जो सेल होंगे वो भी कैसे होंगे? गोल होंगे। यानी किस टाइप का शेप हम बता सकते हैं? स्फेरिकल शेप बता सकते हैं, स्फेरिकल शेप। तो जनरली ये शेप जो है डिफरेंट टाइप के, अलग अलग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें अलग अलग टाइप का शेप हो सकता है। इनके साइज भी वेरी करते हैं। साइज एंड शेप वेरीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो सेल का साइज और शेप होगा वह वेरी करेगा। सभी में एक जैसा साइज और शेप नहीं होता है। नंबर ऑफ सेल भी समझ गए कि नंबर ऑफ सेल के बेसिस पर भी हमने चीज़ों को क्लियर किया। इसके अलावा साइज और शेप के बेसिस पर भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आगे के पोर्शंस को कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो सेल चैप्टर चल रहा है, सेल चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। डायग्राम भी रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल दिखाया गया है, इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल। दोनों में मेजर डिफरेंसेस देखेंगे कि एक्चुअल में दोनों में क्या डिफरेंसेस है। जो नेम से सजेस्ट हो रहा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रो प्लस कैरियन और दूसरा यू प्लस कैरियन। प्रो का एक्चुअल में मीन्स क्या है? प्रिमिटिव। कैरियन जो दूसरा वर्ड लगा हुआ है, कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस, वेयर एज यू कैरियन
यूकैरियोटिक जो वर्ड है, यू का मतलब ट्रू होगा, इसके अलावा कैरी ऑन अगेन वही चीज़ है, यानी न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहा है, यानी ट्रू न्यूक्लियस। अब यहाँ पर इंडिकेट भी कर देते हैं। सबसे फर्स्ट ये जो हमारे पास दो अलग अलग टाइप के सेल्स दिख रहे हैं, इसमें सबसे एक स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर इसको हम डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्चर कौन सा हमें सिंपल दिखाई दे रहा है, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पर अगर ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के बाद भी हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगा। एक ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, बीच में न्यूक्लियोइड हो गया, और दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास सेल का ये होगा जहाँ पर एक न्यूक्लियस हम बीच में बनाएंगे, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर, देन माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे पास एक बीच में स्ट्रक्चर हो गया। तो दोनों के डायग्रामेटिक बेसिस पे, यानी डायग्राम के बेसिस पर हमें कौन सा आसान लग रहा है, ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक है, और दूसरा ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर है, यूकैरियोटिक सेल है। तो आसान मतलब सबसे फर्स्ट अगर डिफरेंस हम देखेंगे किस बेसिस पर, शेप के बेसिस पर, तो शेप किसका सिंपल होगा, यानी शेप के बेसिस पर सबसे पहला डिफरेंस अगर देख रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल आर सिंपल, मीन्स ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक। जैसे यूकैरियोटिक हमें दिख रहा है, यूकैरियोटिक में बहुत सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है, इसके अलावा ये जो ग्रीन पार्ट से इंडिकेटेड है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, यानी ER, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, देन गोल्जी बॉडी है, फिर लाइसोसोम है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमें अंदर की तरफ कॉम्प्लेक्स एक दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे इसमें स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। इसके अलावा जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर, बीच में एक केवल न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, यह न्यूक्लियोइड केवल बीच में होगा, इसके अलावा साइटोप्लाज्म है एंड बाहर से क्या है, एक बाउंड्री है। तो इस बेसिस पर सबसे फर्स्ट अगर हम शेप के बेसिस पर देख रहे हैं डिफरेंस, तो शेप हमारा जो सेल होगा, ये दो अलग अलग टाइप के जो हम सेल पढ़ रहे हैं, इनमें सिंपल जो शेप है वो किसका है, प्रोकैरियोटिक हैज अ सिंपल शेप, वेयर एज यूकैरियोटिक हैज द कॉम्प्लेक्स शेप। यानी शेप कैसा हो गया, सिंपल शेप, सेकंड कॉम्प्लेक्स, ये पहला डिफरेंस हो गया। देन इनके साइज के बेसिस पर दूसरा अगर हम इसको देखें तो साइज में भी इनमें डिफरेंसेस आएंगे, यानी इनका जो साइज होगा यह दोनों के साइज में डिफरेंस आएगा। इसका जो साइज होगा 0.1 to 5.0 माइक्रोन इज द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक, वेयरएज द यूकैरियोटिक साइज, यूकैरियोटिक जितने भी सेल हैं, जितने भी यूकैरियोटिक सेल होंगे उनका जो साइज होगा एवरेज, ऑन एन एवरेज साइज इज 10 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन, यानी इनके साइज में भी डिफरेंसेस हैं, यानी ये कंपेरेटिवली स्मॉलर होंगे, मच स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक, यानी जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उन यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में जो प्रोकैरियोटिक होंगे वह स्मॉलर होंगे, यानी साइज हम देख पाएंगे कि यहाँ पे 0.1 से 5.0 माइक्रोन है, और वहीं जो यूकैरियोटिक सेल है इनका जो साइज होगा वह 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक इनका साइज ऑन एन एवरेज हमें मिल सकता है। तो ये हमारे पास दो डिफरेंसेस किसके बेसिस पर, सबसे फर्स्ट शेप के बेसिस पर एंड सेकंड साइज के बेसिस पर। देन थर्ड न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट एक जो डिफरेंस है वह नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस हो जाएगा न्यूक्लियस के बेसिस पर। यहाँ हमें क्लियर तरीके से बाउंड्री दिखाई दे रही है, न्यूक्लियस आर बाउंडेड, न्यूक्लियस आर वेल मीन्स न्यूक्लियस आर वेल ऑर्गेनाइज्ड इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जितने भी सेल हैं उनमें वेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हमें मिलेगा, यानी न्यूक्लियस किस टाइप का होगा, वेल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी अच्छे तरीके से चारों तरफ से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से कवर्ड है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक, वेयर एज इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक दिस स्ट्रक्चर इज एब्सेंट और पार्शियली प्रेजेंट, यानी जनरली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यह जो स्ट्रक्चर हमें क्लियर तरीके से मेम्ब्रेन बाउंड दिख रहा था वह मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यहाँ पर एब्सेंट है, यानी किस केस में, प्रोकैरियोटिक में। तो न्यूक्लियस के केस में हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के केस में न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होगा, यूकैरियोटिक के केस में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक मीन्स वेल मेम्ब्रेन बाउंड structure, well membrane bound, and then in the case of eukaryotic means prokaryotic के केस में nucleus is absent means nuclear membrane,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट सो दैट द स्ट्रक्चर विल बी एब्सेंट। मीन्स जनरली अगर हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पर ही बताया, जहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे तरीके से अगर न्यूक्लियस को बाउंड करता है, न्यूक्लियस को चारों तरफ से बाउंड करने वाला जो वॉल है वह क्या होगा, वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। तो जहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वहाँ पर क्लियर हमें न्यूक्लियस विजिबल होगा। और इनके नेम के बेसिस जो नाम दिया हुआ है वह नाम किस पर इंडिकेटेड है, किससे डिफरेंस वह क्लियर करता है, केवल न्यूक्लियस के बेस पर ही नेम से भी डिफरेंस हमें क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर जो इंडिकेट किया गया है, यू मीन्स true and second carry on, second word is carry on means nucleus. The structure which has the true nucleus, that structure is called as eukaryotic। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, the structure which are completely bounded by the nuclear membrane, that type of nucleus is called as true nucleus। तो true nucleus कहने का सेंस कि उसके चारों तरफ से कौन सी बाउंड्री हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाउंड्री हो, तब हम उसे ट्रू न्यूक्लियस कहेंगे। और ट्रू न्यूक्लियस केवल किस में प्रेजेंट होता है, केवल जितने भी यूकैरियोटिक सेल होंगे उनमें केवल ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, जिसकी वजह से वह न्यूक्लियस हमें ऑब्जर्व नहीं होगा, न्यूक्लियस हम नहीं देख पाएंगे। तो इस वजह से हमने न्यूक्लियस के बेस पर ये तीसरा हमने डिफरेंस क्लियर किया। सबसे फर्स्ट शेप था, सिंपल शेप कौन सा है और कॉम्प्लेक्स शेप किसका है। यानी सिंपल शेप हमें जनरली प्रोकैरियोटिक में मिलता है और कॉम्प्लेक्स शेप यूकैरियोटिक में। दूसरा डिफरेंस साइज के बेसिस पर, स्मॉलर कौन सा है और दूसरा लार्जर, यानी स्मॉलर हमें शेप मिल रहा है प्रोकैरियोटिक का और लार्जर यूकैरियोटिक का। थर्ड डिफरेंस है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्लियर तरीके से हमें विजिबल मेम्ब्रेन बाउंड हमें मिलेंगे यूकैरियोटिक में, और वहीं प्रोकैरियोटिक में हमें जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का अनडेवलप्ड स्ट्रक्चर या प्रिमिटिव स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। प्रिमिटिव स्ट्रक्चर किस में हमें मिलेगा, प्रोकैरियोटिक के केस में हमें प्रिमिटिव स्ट्रक्चर हमें ऑब्जर्व होगा, जहाँ पर कि यहाँ पर इंडिकेटेड है प्रो मीन्स primitive and second carry on means nucleus, means primitive nucleus is present in the case of prokaryotic, primitive nucleus is present in the case of prokaryotic, whereas true nucleus is present in the case of यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है और जितने भी प्रोकैरियोटिक होंगे उनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब मेम्ब्रेन लेस, means the structure which cannot be bounded by membrane, this type of nucleus is called as a primitive nucleus। primitive nucleus किसे कह रहे हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड स्ट्रक्चर ना हो उसको हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस कह सकते हैं। देन थर्ड डिफरेंस के बाद जो हमारा फोर्थ डिफरेंस होगा वह डीएनए के बेसिस पर होगा। डीएनए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किस टाइप का डीएनए है, यहाँ पर बीच बीच में सर्कुलर डीएनए हमें दिखाई देंगे। किस टाइप का डीएनए मिलेगा, जितने भी प्रोकैरियोटिक होंगे उनमें हमें सर्कुलर डीएनए मिलेगा, सर्कुलर डीएनए दिखाई देगा, और वहीं जितने भी यूकैरियोटिक होंगे उनमें जो डीएनए प्रेजेंट है वह डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, और ये किस फॉर्म में है, लीनियर स्ट्रक्चर है। लीनियर यानी इस टाइप का ये लीनियर स्ट्रक्चर हमें लीनियर फॉर्म किस में मिलेगा, लीनियर फॉर्म हमें यूकैरियोटिक में मिलेगा डीएनए का, वहीं जो सर्कुलर फॉर्म होगा डीएनए का वह हमें कहाँ ऑब्जर्व होगा, प्रोकैरियोटिक के केस में सर्कुलर फॉर्म ऑब्जर्व होगा। देन फिफ्थ जो हमारा डिफरेंस होगा, यानी फर्स्ट शेप, सेकंड साइज, थर्ड न्यूक्लियस, फोर्थ डीएनए के बेस पे कि डीएनए किस में सर्कुलर है और कौन से स्ट्रक्चर में। दो ही टाइप के तो हमें सेल ही पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक सेल अर्थ पे या तो प्रोकैरियोटिक सेल होंगे या तो यूकैरियोटिक होंगे। तो जितने भी हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें डीएनए किस टाइप का होगा, सर्कुलर डीएनए, और वहीं जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं इनमें डीएनए का स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, लीनियर शेप होगा, यानी लीनियर स्ट्रक्चर हमें डीएनए का ऑब्जर्व होगा। देन नेक्स्ट जो फॉर्म होगा सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स इज क्लियरली विजिबल इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक। सेल ऑर्गेनेल होते क्या है, सेल ऑर्गेनेल मीन्स ऑर्गन विच आर प्रेजेंट इन द सेल, all the organs which are present in the cell, these type of organ is completely helpful for the biochemical reactions। यानी सेल में चलने वाले जितने भी अलग अलग टाइप के रिएक्शन है, एक्टिविटीज़ हैं, वह किसके थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के थ्रू। तो सेल ऑर्गेनेल्स हमें क्लियर दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पर ये एक सेल ऑर्गेनेल हमें माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, गोल्जी बॉडी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है।
गोल्जी बॉडीज, यहाँ पे हमारे पास गोल्जी बॉडीज अपीयर हो रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये जितने भी हमारे पास है, माइक्रोट्यूब्यूल्स मीन्स सेंट्रोसोम, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हमारे पास दिख रहे हैं ये इंटरनली, ये सभी क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सेल ऑर्गेनेल्स इज क्लियरली विजिबल इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक और प्रेजेंट, यानी सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर जो ऑर्गन है वो हमें कहाँ प्रेजेंट मिलेंगे, यूकैरियोटिक के केस में। ऑल दी सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होगा, यानी केवल एक्सेप्ट राइबोसोम, यानी यहाँ पर हमें केवल क्या मिलेंगे, यहाँ पर ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एक राइबोसोम हमें मिलेंगे, इसके अलावा बाकी कोई ऑर्गेनेल यहाँ नहीं मिलेगा, यानी सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक, whereas all the cell organelle is present in the case of यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल हैं जो कि हमें सेल के अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, यही सभी पार्ट्स इस केस में यानी प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। दिस इज द फिफ्थ डिफरेंस। देन सिक्स्थ, राइबोसोम के बेस पर देख लेते हैं किस टाइप का, मतलब राइबोसोम्स एक्चुअल में करते क्या है। राइबोसोम्स इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये बीच बीच में डॉटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और इसके बॉडी के ऊपर भी, यानी जो ER दिख रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ग्रीन जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, दिस इज ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पूरे बाउंड्री पे डॉटेड स्ट्रक्चर यानी राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर इम्बेडेड हैं इस पूरे बॉडी पे। तो ये जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये राइबोसोम्स का एक्चुअल में काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना। तो अब राइबोसोम्स हम जनरली दो अलग अलग टाइप के पढ़ते हैं, एक हमारा जो राइबोसोम का टाइप होगा 70S और दूसरा जो टाइप होगा वो 80S होगा। यानी राइबोसोम्स जनरली दो टाइप्स के होते हैं, 70S एंड 80S। 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स इज प्रेजेंट, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होगा वह किस टाइप का होगा, 70S टाइप का राइबोसोम होगा, यानी 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक, वेयर एज 70S एंड 80S बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम्स इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यानी राइबोसोम्स अगर पूछा जाए कि राइबोसोम्स किस टाइप का होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी राइबोसोम के बेस पे भी हम बता देंगे डिफरेंस कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में अंतर होगा, किस बेस पे, राइबोसोम्स के बेस पे। जितने भी प्रोकैरियोटिक होंगे उनमें केवल एक टाइप का राइबोसोम है, यानी 70S, यानी टाइप ऑफ राइबोसोम्स देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ राइबोसोम, 70S टाइप एंड 80S टाइप। 70S और 80S जब राइबोसोम्स का हम डिटेल करेंगे तो वहाँ हम क्लियर कर लेंगे कि 70S का मतलब क्या होता है और 80S का। तो जनरली ये दो टाइप्स अभी हमें कवर करना है, इनके डिफरेंस के बेस पे कि 70S और 80S कौन से सेल हैं जिनमें 70S होगा और कौन से ऐसे सेल हैं जिनमें 80S होगा। तो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो भी प्रोकैरियोटिक है उनमें 70S है और वहीं जो यूकैरियोटिक सेल होंगे उनमें 70S और 80S दोनों टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जनरली हमारे पास कौन सा बेस हो गया, राइबोसोम्स के बेसिस पर हमने डिफरेंस क्लियर कर लिया। देन नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट सेल डिवीजन, सेल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। नेक्स्ट डिफरेंस इज सेल डिवीजन के बेस पे। अब सेल डिवीजन होता क्या है, जनरली सेल का डिवाइड करना, एक पेरेंट सेल है उस पेरेंट सेल का डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। यानी सेल डिवीजन का मतलब सेल का डिवाइड करके टू पार्ट्स में डिवाइड होना, एक पेरेंट सेल का टू डॉटर सेल्स में डिवाइड करने के प्रोसेस को ही हम सेल डिवीजन इंडिकेट कर सकते हैं। तो जनरली सेल डिवीजन किस टाइप का होगा, हमारे पास दो अलग अलग टाइप के हैं, दोनों में क्या एक टाइप का सेल डिवीजन है। अब यहाँ जो सेल डिवीजन हम देखेंगे किसमें, प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में जो सेल डिवीजन होगा वो बाइनरी फिजन से होगा, बाइनरी फिजन। एंड सेल डिवीजन इन द यूकैरियोटिक मेनली occurs बाय द माइटोसिस। यानी जो सेल डिवीजन यूकैरियोटिक में चल रहा है उसमें कौन सा प्रोसेस हम बता देंगे, माइटोसिस, किसमें, यूकैरियोटिक के केस में। और वहीं जो प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीजन हो रहा है वह किसके थ्रू हो रहा है, बाइनरी फिजन के थ्रू हो रहा है। जनरली थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे रहा हूँ कि बाइनरी फिजन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी इनटू टू हाफ्स। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर दो भागों में बढ़ जाती है और बढ़कर वो जो दोनों पार्ट हैं वो नए नए इंडिविजुअल की तरह ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। व्हेन द बॉडी इज स्प्लिटेड इनटू टू हाफ्स एंड बोथ द
halves is grow into new individuals. These process is called as binary fission. यानी जनरली बाइनरी फिजन का मतलब है कि बॉडी का 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करके जो दोनों हाफ हैं वो दोनों हाफ अपने अपने खुद के इंडिविजुअल में ग्रो करना शुरू कर देते हैं. इस प्रोसेस को हम बाइनरी फिजन. तो जनरली जितने भी यूकैरियोटिक हैं उनमें किस टाइप से प्रोसेस चल रहा है, उनमें बाइनरी फिजन हो रहा है. और जो यूकैरियोटिक होंगे उनमें माइटोसिस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि माइटोसिस उनमें होगा. ठीक है. नेक्स्ट है इनका जो मतलब एक तो स्ट्रक्चर, ये जितने भी डिफरेंसेस है, शेप हो, साइज हो, न्यूक्लियस हो, डीएनए के बेस पे, सेल ऑर्गेनेल है, देन राइबोसोम्स के बेस पे, देन सेल डिवीजन. अब इनमें कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे. जैसे अगर प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल्स अगर हम देखें, इसको क्लीन मैं कर दे रहा हूँ, जो नेक्स्ट हमारे पास होगा पार्ट. जैसे एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल में जो प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल्स हैं, बैक्टीरिया जिसमें कि ई कोलाई इंक्लूड हो जाएंगे, माइकोप्लाज्मा आ जाएंगे, माइकोप्लाज्मा, देन साइनोबैक्टीरिया जिसे कि हम क्या कह सकते हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी. These are the example of prokaryotic. Whereas यूकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोटिक जितने भी सेल प्रेजेंट है इनके एग्जांपल्स में अगर हम देखते हैं तो प्रोटिस्टा, देन फंजाई यानी फंगस, प्लांट सेल, नेक्स्ट एनिमल सेल. ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल. यानी यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा, यहाँ जो लिखा हुआ है प्रोटिस्टा मीन्स अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जो हम पढ़ते हैं अमीबा, ये किस में आते हैं, ये प्रोटिस्टा में आते हैं. फंजाई यानी फंजाई एक किंगडम है जिसमें कि जितने अलग अलग टाइप के फंगस होंगे, राइजोपस जैसे फंगस है, एल्ब्यूको कैंडिडा हो गया, और उसके अलावा राइजोक्टोनिया मीन्स ये कुछ हमारे पास फंगस होंगे. फंगस के अलग अलग जितने भी टाइप्स हैं वो फंगस हो जाएंगे, फंगस के जितने भी सेल हैं. इसके अलावा प्लांट सेल हैं, एनिमल सेल हैं. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल. तो यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल और फिर इसके अलावा प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल, इन्हीं को आपको ध्यान भी रखना है. तो जितने भी डिफरेंसेस कराए गए हैं उन डिफरेंसेस को आप कंप्लीट कर लेंगे. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट टॉपिक इसके मतलब जो सेल चल रहा है उस सेल में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.